हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपको पता है हमने इससे पहले तीन लेक्चर्स अपलोड किए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, जो कि है द मेकिंग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल पे, या इंडियाज़ इंडिपेंडेंस मूवमेंट है। तो इससे पहले हमने इसके 3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। इस चैप्टर 11 के 2 लेक्चर्स अपलोडेड हैं, एंड चैप्टर 12 का एक जो कि है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसका हमने एक लेक्चर अपलोड किया है, और उसी की कंटिन्यूएशन में आज ये दूसरा लेक्चर होगा, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। अगर आपने अभी तक पहला इसका नहीं देखा है तो आई सजेस्ट यू कि पहले आप वो वीडियो देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। मकसद यहाँ पे ये है कि आपके बेसिक्स जो इंडियन हिस्ट्री, जो ब्रिटिश पीरियड था, इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस या इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो क्लास 8th की NCERT की बुक है, इससे हम आपको डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं। और इससे आपके बेसिक्स जो है क्लियर हो जाएंगे, और कोई भी एग्ज़ाम होगा आप इजीली जो है इस लेक्चर के बाद आप आंसर्स इजीली मार्क कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, बहुत हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत वेटेज होती है इस टॉपिक की। इस जो है आपके चैप्टर्स की, जो कि है ये NCERT की क्लास 11th की हिस्ट्री की बुक है, इसी से हम आपको डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं और डिटेल में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको एक क्लासरूम में पढ़ाया जाता है। अगर आप चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ में ही आप जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा कंटिन्यूएशन चैप्टर 12 का पार्ट 2 आज हम आपको यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ ये है प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। आपको पता है इससे पहले हमने ये पूरा जो है कवर किया है। इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो टॉपिक है ये हमने कवर किया है, और डेवलपमेंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। Lifting India and Indians out of poverty and building modern technical and industrial base were among the major objectives of new nation. आपको पता है इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने पैसे कमाने का, अच्छा जो ज्वेल इंडिया एक ऐसी कॉलोनी थी जिसको ज्वेल ऑफ, जो ब्रिटिशर्स का ज्वेल भी था ये, यहाँ से उनको बहुत जो है पैसा मिलता था, बहुत रिसोर्सेज यहाँ से मिलते थे। तो इंडिया अपने आप में ही बहुत जो है पुअर हो गया था, लोग पुअर्टी में बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पे। एक आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडिया फ्री हुआ 1947 में, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन पर्पस था कि इंडियन जो गरीबी है उसको ख़त्म करना है, या जो हंगर है, जो पुअर्टी है, वो ख़त्म करना है। ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था उस टाइम पे। आप पॉलिटिशियंस का, या जो हमारे लीडर्स, जो उस टाइम के लीडर्स थे, या कांग्रेस पार्टी थी, दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इन 1950 में इसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए इन 1950 द गवर्नमेंट सेट अप ए प्लानिंग कमीशन। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 1950 में आपका प्लानिंग कमीशन, जिसको रिसेंटली ही नीति आयोग चेंज किया था नाम, मोदी गवर्नमेंट ने, इससे पहले इसको प्लानिंग कमीशन था ये। सो ये 1950 में जो है सेटअप हुआ था, 5 ईयर प्लानिंग कमीशन इसको कहते हैं। प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 1950, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, to help design and execute suitable policies for economic development. suitable policies develop करने के लिए, economic development के लिए ये planning commission बनाया गया था। There was a broad agreement on what was called a mixed economic model, और यहाँ पे आपको अभी पता है कि इंडिया जो है अभी भी mixed economy model follow करता है। तीन
बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ होती है, जैसे आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है या मार्केट इकोनॉमी उसको कहते हैं, जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं या प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं डिमांड एंड सप्लाई। या फिर सोशलिस्ट एक इकोनॉमी होती है जहाँ पे सेंट्रली कंट्रोल्ड कमांड इकोनॉमी भी उसको कहते हैं, जो सेंट्रल जो या गवर्नमेंट जो है प्रोडक्शन कंट्रोल करती है या डिमांड एंड सप्लाई गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वहीं पे एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल या इकोनॉमी मॉडल जहाँ पे दोनों प्राइवेट और जो है पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके जो है इकोनॉमी चलाते हैं एक कंट्री की। सो दैट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी, और इंडिया इसी को अभी भी फॉलो कर रहा है। यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों, जैसे आपको पता है हमारा एविएशन है, या एविएशन में भी अभी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों हैं। आपकी रेलवेज़ हैं जो प्राइवेट अभी भी गवर्नमेंट के हाथ में हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है आपकी डिफाइन करती है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। हेयर बोथ द स्टेट एंड द प्राइवेट सेक्टर वुड प्ले इम्पोर्टेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग जॉब्स। तो इसमें क्या होता है, दोनों स्टेट और प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, वो प्रोडक्शन और जॉब जनरेट करते हैं मिलके। What especially these rules were to be, which industry should be initiated by the state and which by the market, how to achieve a balance between the different regions and states was to be defined। और ये सारा जो है डिफाइन करना था कैसे जॉब से कौन सी इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट जो है कौन सी इंडस्ट्रीज़ पे इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के अंडर होंगी, या कौन सी इंडस्ट्रीज़ पब्लिक प्राइवेट प्लेस या प्राइवेट इंडिविजुअल के अंडर में होंगी, कौन सी इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज किया जाए, कौन सी इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के अंडर ही रहेंगी। सो ये सारा डिज़ाइन करना था किसको, प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। नाउ इन 1956 सेकंड प्लानिंग कमीशन जो है फॉर्मुलेट किया गया था इन 1956, 1950 में बना था 1955 तक, यानी 5 सालों के लिए होता है। एंड देन 1956 में सेकंड 5 ईयर प्लान फॉर्मुलेट हुआ था, और इसका फोकस जो सेकंड 5 ईयर प्लान का फोकस था दैट वाज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सच एज स्टील एंड बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स। ये इसका मेन मकसद था। सेकंड 5 ईयर प्लान कमीशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज सच एज स्टील एंड द बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स। दी सेक्टर्स वुड बी अंडर कंट्रोल ऑफ द स्टेट, और ये स्टेट के अंडर में रखे थे। This focus on heavy industry and the effort at government regulation of the economy was to guide economic policy for the next few decades। और ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था इसी के अकॉर्डिंग जो है नेक्स्ट कुछ डिकेड्स यानी अराउंड 10 to 20 ईयर्स तक यही इकोनॉमिक पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या इंडिया स्टेट की चलती रही, ठीक है। इसमें बहुत सारे फेवर्स भी थे और बहुत क्रिटिक्स भी थे। सो नेहरू ऑन 5 ईयर प्लान, यहाँ पे ये नेहरू आपको पता है इसका मेन जो माइंड है, मेन ब्रेन है 5 ईयर प्लान का, वो जवाहरलाल नेहरू है जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे। Was a great supporter of planning process. He explained the ideals and purpose on planning a series of letters। बहुत सारे लेटर्स और बहुत सारे इन्होंने पैम्पलेट्स के थ्रू अपना जो है 5 ईयर प्लान के फेवर में बहुत डिटेल में लिखा था। सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बिलाई स्टील प्लांट, ये थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव। द बिलाई स्टील प्लांट वाज सेट अप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन इन 1950। जो बिलाई स्टील प्लांट है इसको बनाया था कब, 1959 में, और किसकी पार्टनरशिप में, कौन सी कंट्री की हेल्प से, तो ये है सोवियत यूनियन की हेल्प से ये बनाया गया था, जो कि अभी कहाँ पे है, ये है आपका छत्तीसगढ़ में। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है, बिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में, सोवियत यूनियन की हेल्प से ये बनाया गया था। एंड इट केम टू बी सीन एज एन इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो वेरी इंपॉर्टेंट। Some felt that it had put inadequate emphasis on agriculture, ठीक है। Others argued that it had
नेगलेक्टेड प्राइमरी एजुकेशन बहुत सारी, क्योंकि फास्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की इसमें बात, हेवी इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही थी। तो बहुत सारे जो थिंकर्स थे उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन, ये जो प्राइमरी एजुकेशन है ये नेगलेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ हेवी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से, या एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं है। सो बहुत सारे क्रिटिक्स थे। Still, others believe that it had not taken account of the environmental implications of the economic policies। और कुछ लोगों ने कहा, जो environmentalist थे उन्होंने कहा कि ये जो एनवायरनमेंट इसमें कंसिडर नहीं किया जा रहा है, ये ऐसी पॉलिसीज़ है जिसमें एनवायरनमेंट हमारा जो है डिग्रेड होगा, ख़राब होगा, एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स होगी। सो बहुत सारी इसमें क्रिटिक्स आना शुरू हो गए। एज महात्मा गांधी फॉलोअर्स, मीरा बहन, आपको पता है ये महात्मा गांधी की फॉलोअर है, गांधीयन फिलोसफी की, गांधीयन जो है स्कूल ऑफ थॉट की जो फॉलोअर है, ये रोट इन 1949 में इन्होंने लिखा कि बाय साइंस एंड मशीनरी ही मैनकाइंड may get huge returns for a time, but ultimately will come dissolution. We have got to study Nehru's balance and develop our lives within her laws if we are to survive as a physically healthy and morally decent species। So ये बेसिकली एनवायरमेंटलिस्ट थी, तो इन्होंने कहा कि ये एनवायरनमेंट पे जो है ध्यान नहीं देता है, हमें ऐसा करना चाहिए कि बैलेंस हमें करना चाहिए दोनों चीज़ों को, डेवलपमेंट एज वेल एज जो डेवलपमेंट है ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए जिसके विद इन एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखा जाए। सो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, कृष्णा मेनन जो इंडिया के उस टाइम पे मिनिस्टर थे, Krishna Menon led the Indian delegation to the UN between 52 and 62 and argued। आपको पता है जो फॉरेन मिनिस्टर है नेहरू, खुद ही फॉरेन मिनिस्टर थे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इन्होंने खुद ही गाइड किए। सो यूनाइटेड नेशंस एट दैट यूनाइटेड नेशंस फॉर्म्ड इन 1949। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पे 1949 में यूनाइटेड नेशंस बना था। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हु वाज आल्सो द फॉरेन मिनिस्टर न्यूली, आपको मैंने बताया कि ये फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के भी थे, इन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री अपने ही हाथ में रखी थी। इंडिया का जो फॉरेन रिलेशंस था ये सारा इन्होंने 1962 तक खुद ही गाइड किया था। लेड बाय स्टेट्समैन फ्रॉम, आपको पता है नाम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट कब बना था? 1961 में ये बैंडोंग कॉन्फ्रेंस में एस्टैब्लिश हुआ था बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। और नेहरू जो है इसके मेन माइंड थे, फाउंडिंग फादर थे। आपको ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ नेहरू अकेले नहीं थे, ये 5 जो है आपके हेड ऑफ़ द स्टेट्स ने बनाया था, या हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट्स ने इसको बनाया था बैंडोंग में यूगोस्लाविया में। ठीक है, इसको अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया से इसमें आपके लेड बाय स्टेट्समैन फ्रॉम इजिप्ट के अब्दुल नासिर जो प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के उस टाइम, एक उसमें फाउंडिंग फादर ये हैं। दूसरे इसमें यूगोस्लाविया के जो जोसेफ टिटू है यूगोस्लाविया के थे, उन्होंने वो भी फाउंडिंग फादर हैं। वहीं पे इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया का इसमें आप में सुकार्नो प्रेसिडेंट थे इंडोनेशिया के, इन्होंने ये भी इसके फाउंडिंग फादर हैं। साथ में गाना के प्रेसिडेंट क्वामी एनक्रुमा, इनका नाम है क्वामी एनक्रुमा, वो, और साथ में इंडिया के जवाहरलाल नेहरू। सो दीज वर द 5 पीपल हु फॉर्म्ड एस्टैब्लिश्ड नॉन अलाइंड मूवमेंट। और नॉन अलाइंड मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था? अगर ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो नॉन अलाइन मूवमेंट अर्जेड कंट्रीज नॉट टू ज्वाइन आइदर द टू। आपको पता है कोल्ड वॉर में जो वर्ल्ड की कंट्रीज थे वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हुई थी, सोवियत ब्लॉक और यूएस लेड ब्लॉक। यूएस ब्लॉक में कैपिटलिस्ट ब्लॉक और सोशलिस्ट ब्लॉक में डिवाइड हो गई थी, दोनों न्यूक्लियर पावर्स थी। और उसमें एक फिर जो ये 5 मिलके थे, जैसे नेहरू, क्वामी एनक्रुमा, सुकर्नो, जमाल अब्दुल नासिर, जोसेफ टिटो, और इन्होंने एक नया ग्रुप बनाया यहाँ पे नॉन अलाइन मूवमेंट। ये एक मूवमेंट इन्होंने बनाया और इसमें जो नई कंट्रीज़ अभी इंडिपेंडेंट हुई थी, इंडिपेंडेंस मिला था नई कंट्रीज़ को,
उनके लिए ये अलायंस बनाया था कि वो किसी ब्लॉक में ना जाएं, कोई ब्लॉक उनको ज्वाइन नहीं करना चाहे, क्योंकि अगर वो ब्लॉक ज्वाइन करते तो उनकी इंडिपेंडेंस, जो अभी उनको रिसेंटली इंडिपेंडेंस मिली थी, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती। ठीक है। सो इसका मतलब ये भी नहीं था कि ये आइसोलेट या न्यूट्रल रहें। इसका आपको पता है आइसोलेट तो बिल्कुल भी नहीं रहे, क्योंकि इंडिया ने काफ़ी जो है डिप्लोमेसी खेली थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। वो कहीं जगह पे मीडिएट किया, खासकर कोरिया वॉर में इंडिया ने मीडिएट किया बिटवीन यूएस एंड कोरिया। ठीक है। तो आइसोलेट भी नहीं रहे, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं थे। ये यहाँ पे कंट्रीज़ हैं। The leaders of the Asian and African countries meet and Bandung, Indonesia, 1955. Over 29 newly independent states participated in this famous conference to discuss how Afro-Asian nations could to continue to oppose colonialism and Western domination. So this is the 60 the nation 60 years on 60। अब नेशन जो 2007 में इंडिया 60 इंडियन इंडिपेंडेंस जो है 60 ईयर्स का हो गया था। सो ये इसी के बारे में बात करते हैं कि अब आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कैसा, अब कितना प्रोग्रेस किया है, क्या है इंडिया, वो हम देखेंगे। ऑन August 15, 2007, India celebrated 60 years of its existence as a free nation. How well has the country done in this time, and to what extent has it fulfilled the ideal set out in its constitution? So ये questions हम आगे एड्रेस करेंगे। दैट इंडिया इज़ स्टिल यूनाइटेड, पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो उस टाइम पे इंडिया था जो डिवाइड हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में, पाकिस्तान एक नया कंट्री बना था, लेकिन इंडिया में डाइवर्सिटी इतनी थी कि बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स जो इंग्लिश उस टाइम पे यहाँ पे रूल कर रहे थे, या बहुत सारे थिंकर्स भी हैं, राइटर्स भी हैं, जिन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि इंडिया जो है ज़्यादा टाइम तक यूनाइटेड नहीं रहेगा। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि इंडिया के बहुत सारे जो हैं डिविजन्स हो जाएंगे, लेकिन अभी भी आफ्टर 70 प्लस ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस आपको पता है इंडिया जो है एक यूनाइटेड कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारी जो है बहुत सारे डिफरेंट सेक्शंस के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं, लेकिन सभी जो है अभी भी यूनाइटेड हैं, एंड दैट इट स्टिल डेमोक्रेटिक भी है, एंड आर अचीवमेंट्स दैट वी माइट जस्टिफाई justly be proud of. Many foreign observers had felt that India could not survive as a single country। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, that it would break up into many parts with each region or linguistic group seeking to form a nation of its own. Others believe that it would come under military rule। बहुत सारों ने कहा कि एक military ruled country बनेगी। However, as many as 13 general elections have been held since independence। अभी तक आपको पता है रिसेंटली जो है 14 आई थिंक 15 जनरल इलेक्शंस अभी तक हुए हैं, as well as hundreds of state and local elections। there is a free press भी यहाँ पे free है, independent judiciary है, and finally the fact that people speak different language, practice different faiths are not come in a way of national, कोई इस पे नेशनल यूनिटी पे कोई भी जो है असर नहीं हुआ। चाहे लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर से हैं, यूनिटी अभी भी बनी रही है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे, ऑन द अदर हैंड डीप डिविजन्स परसिस्ट डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज अनटचेबल्स। लेकिन जो और चीज़ें हैं, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, वो तो अभी भी हैं, जैसे अनटचेबल्स हैं। दे आर रेफर टू एज जो दलित्स हैं फेस वायलेंस, उनको अभी भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द रूरल इंडिया दे आर नॉट अलाउड टू, बहुत सारे प्लेसेस पे, अभी भी बहुत जगहों पे रूरल इंडिया में इनको जो है वाटर का एक्सेस नहीं दिया जाता है। पानी जो जनरली वाटर कहीं पे जैसे नल लगी है तो इनको वहाँ पे अलाउड नहीं, जाने नहीं देते हैं, क्योंकि लोगों को इससे जो है उनका जो है सोशल स्टेटस उनको लगता है कि उनका गिर गया है, या उन
एज अ दलित इनको अभी भी जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। पार्क्स एंड अदर प्लेसेस पे भी, टेम्पल्स में इनको इजाज़त नहीं है बहुत जगह पे अभी भी। And despite the secular idols enshrined in the constitution, there have been clashes between different religious groups। अभी भी बहुत जगह पे आपको पता है बहुत सारी जो है कम्युनल वायलेंस हुई है। 2002 की बात करें या अभी रिसेंटली दिल्ली में भी कम्युनल वायलेंस हुई है, उससे पहले भी वायलेंस हुई है। सो ये चीज़ें होती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया अभी तक जो है यूनाइटेड है। As many observers have noted, the gulf between the rich and the poor, यहाँ पे गरीब और पुअर जो है ज़्यादा होते जा रहे हैं। दैट मीन्स जो पुअर है वो और ज़्यादा अमीर गरीब होते जा रहा है, और जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं। Some parts of India and some groups of Indians have benefited a great deal from economic development। जो economic development हुआ है particularly 1991 के बाद जब economic reforms हो गए, उसमें ज़्यादा बेनिफिट किसको मिला है? अगर देखा जाए तो ज़्यादा बेनिफिट जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या बिजनेसमैन है उनको ज़्यादा बेनिफिट मिला है। जो फार्मर्स है, पुअर पीपल है, लेबरर्स है, उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है और वो ज़्यादा और ज़्यादा जो है पुअर होते जा रहे हैं। दे लिव इन लार्ज हाउसेज एंड डाइन, ये अमीर लोग जो है एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े घरों में, सेंड देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में भेजते हैं। वहीं पे अगर जो फार्मर्स की बात की जाए तो वो जो है स्लम्स में रहते हैं या विलेज में रहते हैं, उनको ये सारी फैसिलिटीज़ अभी भी अवेलेबल नहीं हैं, बिकॉज क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और दिस हैपेंड पर्टिकुलरली आफ्टर 1991। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी बिफोर लॉ तो रिकग्नाइज कर रहा है, बट इन रियल लाइफ इंडियंस आर मोर इक्वल देन अदर्स। इंडियंस आर, ठीक है, judged by the standard it set itself at independence, the Republic of India has not been a great success। ये अभी भी जो है ये जो सारे डिविजन्स है, डिस्क्रिमिनेशंस है, अमीर जो है अमीर होते जा रहा है, उनके पास और ज़्यादा पैसे आ रहे हैं, लेकिन गरीबों के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, वो और गरीब जा रहे हैं। ठीक, फार्मर्स को बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा नहीं हुआ। सो ये सारा जो इंडिपेंडेंस का प्रॉमिस था लोगों के लिए, ये अभी सही से फुलफ़िल नहीं हुआ है। अभी तक भी ये एक फेलियर ही रहा है, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाए। लेकिन अगर यूनिटी की बात की जाए या इंडिया एज ए कंट्री की बात की जाए, तो इंडिया अभी भी एज ए स्टैंडिंग कंट्री है, यूनाइटेड कंट्री है। तो यहाँ पे एक जो है केस स्टडी है श्रीलंका की, कि उसका डिवीजन, उसका वहाँ जो एथनिक प्रॉब्लम्स जो हुई की बात की जाए, तो 4 फरवरी 1948 में श्रीलंका जो है फ्री हुआ था, इंडिपेंडेंस मिली थी। लेकिन 1956 में यहाँ पे एक जो है एक सरप्राइजिंग यहाँ पे श्रीलंकन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में डिसीजन लिया, जिसमें इन्होंने सिंघाला एज ए सोल ऑफिशियल लैंग्वेज इसको डिक्लेयर किया था, रिकग्नाइज किया था। ठीक है। दिस मेड सिंघाला द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल स्कूल्स, और इसकी वजह से क्या हो गया, जो सिंघाला लैंग्वेज है इसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी स्कूल में जो लैंग्वेज थी या कॉलेजेस में, पब्लिक एग्जामिनेशन एंड कोर्ट्स में, यही एक लैंग्वेज जो है अप्लाई हो गई। लेकिन द न्यू एक्ट वॉज अपोज्ड बाय तमिल स्पीकिंग, जो मेजॉरिटी वहाँ पे माइनॉरिटी थी, उन्होंने इसको अपोज किया, क्योंकि वो तमिल बोलते थे और जो है ये स्ट्रिक्टली इम्पोज की गई थी। हु लिव्ड इन द नॉर्थ ऑफ द आइलैंड, व्हेन यू डिनाई, एक उसमें से जो तमिल स्पीकिंग पार्लियामेंटेरियन था उन्होंने कहा कि व्हेन यू डिनाई मी माई लैंग्वेज यू डिनाई मी एवरीथिंग। और ये एक जो है तमिल एमपी थे, इन्होंने इस बात को पार्लियामेंट में बोला था। तो इसकी वजह से बहुत सालों तक यहाँ पे 2007 तक यहाँ पे बहुत टेररिज्म भी था। आपको पता है बहुत सारे लोग मारे गए थे यहाँ पे। इंडिया भी इसमें इंटरवेन किया था, लेकिन इंडिया के सिपाहियों, इंडिया फोर्सेस को भी वहाँ पे जो है मारा गया था। राजीव गांधी को आपको पता है मारा गया था इसी के
श्रीलंकन जो क्राइसिस थी इसी के चक्कर में। और यहाँ पे दूसरा अगर बात की जाए पाकिस्तान, आपको पता है पाकिस्तान भी एक कंट्री जो 1947 में बना था एज अ मुस्लिम स्टेट, लेकिन वहाँ पे भी इतना पॉलिटिकल सिस्टम इतना परफेक्ट नहीं था। और उसी लैंग्वेज के चक्कर में 1971 में पाकिस्तान जो है पाकिस्तान के भी दो हिस्से हो गए, और बंगाली जो स्पीकर्स थे वहाँ से एक नया कंट्री बन गया जो कि है ईस्ट में, जिसको बांग्लादेश कहा जाता है। सो ये हमारा टोटल ये इसमें क्वेश्चंस है, अगर आप कर सकते हैं आप कर लें, अगर आप नहीं कर सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, हम उसको जो है एड्रेस करेंगे और क्वेश्चन का आंसर आपको जो है प्रोवाइड करेंडेंस का। इससे पहले हमने पार्ट 1 इसको जो है कवर किया था, आप वो भी ज़रूर देखें। और अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आता कोई चीज़, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उसको एड्रेस करेंगे। और साथ में ही जो इससे पहले हमने और दो वीडियोस दो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये पूरा जो है एक ही टॉपिक, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। सो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको इससे बहुत ज़्यादा जो है अंडरस्टैंड होंगी। जो बेसिक थिंग्स है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।